हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के 60 दिन में भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा तो आपको केवल एग्ज़ाम का रिवीजन करना बच जाए। इस हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आएगा और तब आप तैयारी शुरू करेंगे तो इतना जान लीजिए कि माइंड मेकअप करने में ही आपका जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह या 1 महीने तक निकल जाता है और फिर आपकी तैयारी जो है बीच में ही रुकनी पड़ती है, रुक जाती है और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए, समय को बिल्कुल बर्बाद न करते हुए, एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के टू द पॉइंट नोट्स प्लस आपके लिए जो PYQ हैं, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस का एक्सप्लेनेशन है, इस चैनल पर लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे जुड़े रहेंगे और इसका पूरा जो है मतलब कि लाभ ले रहे होंगे और आप जो है क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो श्रृंखला चल रही है क्लास के पैरेलल, कल हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास देखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप जो है PPT और बहुत शो ऑफ वाले क्लास की बात तो नहीं है उसमें, एक नोट्स के तरह, क्योंकि देखिए उसको प्रोवाइड किया गया है और नोट्स को ही पढ़ना होगा। अंत में जो है आपको रंगीन रंगीन फोटोज और वीडियोज के साथ एग्जाम में नहीं प्रेजेंट होना होगा। आपके पास आएगा एक सादा सा कॉपी, सादा सा किताब या सादा सा क्वेश्चन पेपर बुकलेट या सादा सा कॉपी, जिसपे आपको फिल करना होगा क्वेश्चन का आंसर्स। तो ये जो है बहुत रंगीनियत में आपको जो है पढ़ने में कंफर्टेबल, अपने आई को अपने माइंड को जो है उस तरह से कंफर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। जो कल वाली PPT थी उसमें मैं कह रही हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर कहीं जल संधि से क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। एक बार जाकर के उसको देखिए, फिर आपको उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। और मैं तो यही कह सकती हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। हालांकि जो एंड में है हमें एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। चलिए PYQ हम इस बार देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का PYQ, क्योंकि इकोनॉमिक्स जनरली सब कोई नहीं पढ़ा पाता है और नहीं देखता है। इकोनॉमिक्स का PYQ देखेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का जो है आपका नोट्स का सेक्शन देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स को लेकर के काफ़ी भय बना हुआ है, तो मैं जल्द ही एक मैथ्स पर भी वीडियो बनाने वाली हूं। जैसे हमारी ज्योग्राफी खत्म होगी, मैथ्स पढ़ाऊंगी मैं इसी चैनल पर, इसलिए आप ज्वाइन करके रखिए। और मैं कहती हूँ कि जो बहुत जनरल लेवल के मैथ्स होते हैं, जो बहुत जनरल लेवल की जी के अरे सॉरी रीजनिंग होते हैं, वो आते हैं, तो उनको जो है मैं इस पे कवर करवाऊंगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के साथ देखते जाइए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, डेट आएगा, तब आप जो है ज्वाइन करेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय आपका रिवीजन का समय होगा और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा। तो उस समय आप बिल्कुल नहीं दे सकते। आप अभी से इसकी तैयारी करते रहिए ताकि जो है एग्ज़ाम के समय आपकी एंजाइटी ना हो। तो चलिए बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि PYQ में क्या क्या आया हुआ है। हालांकि ये पढ़ करके आप भी कर लेंगे, पढ़ करके ऐसा लोग बोलते हैं तो पढ़ के आप भी कर सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, जो एनालिसिस करके मैं करवा रही हूँ, वो करना थोड़ा मुश्किल है। शायद कि सब कोई नहीं कर पाए या फिर सब तरह से सब कोई उतना टाइम दे, ऐसा संभव नहीं है। अभी आपको क्या करना है, बस वीडियो चला करके देख लेना है। 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो भरोसा करिए कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित, या PYQ में भी आप देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहे हैं, उससे संबंधित अगर कुछ आता है तो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस आपको चला करके 2-3 बार देख लेना है और एक वीडियो जैसे ही आती है उसको तुरंत देख लीजिए, उसको कलेक्ट करके एग्जाम टाइम के लिए मत रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं PYQ में क्या क्या है। जो इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स की PYQ में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। जनसंख्या पे क्वेश्चन आता है, मैंने नोट्स में भी आपको बताया हुआ है कि जनसंख्या पे क्वेश्चन जो है आते हैं, तो आपको जनसंख्या पढ़ लेना है। हालांकि उस शॉर्ट वीडियो में जा कर के आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो PYQ में आए हुए हैं और उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है उसमें, तो उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर होगा स्तर विन्यास। जो लिंगानुपात है, मृत्यु दर है और जन्म दर है, ये जो है जनसंख्या के लक्षण में नहीं, सॉरी जनसंख्या के लक्षण में आते हैं, और स्तर विन्यास जो है वो जनसंख्या के लक्षण में नहीं आता है। ठीक है,
तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या का ही लक्षण है, जबकि स्तर विन्यास जनसंख्या से संबंधित नहीं है। स्तर विन्यास का संबंध सामाजिक स्तरीकरण से है। जैसा कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो यूपी बोर्ड के 6 to 12 के बुक्स के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ है, तो उसके हिसाब से ही पेपर भी आए हुए हैं, आप देखेंगे। और अगर चाहें तो आप जाकर के उन किताबों को विजिट करिए, या फिर हमारे चैनल पे आ रहे हर एक वीडियो को विजिट करिए, जिसमें पूरा डिटेल में ये बताया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो क्या है सबसे ज़्यादा? आप सब जानते हैं कि लिंगानुपात का जो डिफरेंस है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हालांकि हरियाणा में अभी सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम टॉप पे चला गया। तो फिर देखिए लिंगानुपात, जनसंख्या कितना इम्पॉर्टेंट है ये जनसंख्या वाला सेक्शन। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में हरियाणा जो है, हरियाणा वर्ष 2019-20 हेतु वर्तमान कीमतों पर आकलित प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद इतना 2012 के शीर्ष स्थान पर है, जबकि गोवा जो है का देश में प्रथम स्थान है। हरियाणा का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 889 है। आप सोच सकते हैं कि 1000 लड़कों पे 879 लड़कियां हैं, वो हरियाणा में 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार है। और अभी 2021 का जनगणना हुआ नहीं है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है बढ़ा हुआ होगा ही ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की जाती है? चतुर्थ विश्व, फोर्थ वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड की अवधारणा को आप इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक लेवल पे जानते होंगे। तो वही चतुर्थ विश्व है या फोर्थ वर्ल्ड है, फोर्थ वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो फोर्थ वर्ल्ड जो होता है वो न्यूनतम विकसित होता है। पहला होता है फर्स्ट वर्ल्ड जो हाईली विकसित होता है, नेक्स्ट जो होता है सेकेंड वर्ल्ड जो विकसित होता है, और थर्ड वर्ल्ड जो होता है वो विकासशील होता है। न्यूनतम विकसित में युगांडा, रवांडा, केन्या, ये सब जो होते हैं, ये सारे देश जो हैं अभी थर्ड वर्ल्ड फोर्थ वर्ल्ड में आएंगे। फोर्थ वर्ल्ड यानी न्यूनतम विकसित देश है। हमारा भारत विकासशील की श्रेणी में है और वो थर्ड वर्ल्ड की श्रेणी में आता है। ठीक है, और अमेरिका जो है उच्च विकसित देश है, रूस जो है विकसित देशों की श्रेणी में है, चीन जो है उच्च विकसित देश है। तो इस तरह से आप जो है वर्ल्ड की अवधारणा, जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और फोर्थ वर्ल्ड की अवधारणा है, उसको भी जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन है, विश्व के स्तर समस्त मूल निवासियों के निवास क्षेत्रों को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दी गई। विश्व के वे क्षेत्र जहां प्रवास के उपरांत बड़ी संख्या में वहां के मूल निवासी उस क्षेत्र या देश में मौजूद रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दी जाए। जैसे अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, ये दुनिया के सबसे अविकसित, गरीबी से त्रस्त, पर हाशिए पर निवासित आबादी वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? उज्ज्वला योजना, चूंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखा जा सकता है, करंट अफेयर में भी ये बहुत चर्चे में था, उज्ज्वला योजना 2019 और 18 के आसपास। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत और महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो हम इसको यहाँ पर चैनल पर भी करवाएंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे। लेकिन ये करंट अफेयर का सीरीज के सेक्शन में भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इसका आंसर क्या होगा? 1600 रुपये जो है गरीब परिवार को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना जो है गैस और गरीब परिवारों को गैस प्रोवाइड किए जाने की एक योजना है, जिसमें फ्री में गैस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 1600 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को बलिया में किया गया था। ठीक है, अब ये यूपी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बलिया में 2016 में 1 मई को किया गया था। काफ़ी 2018 और 19 में तो ये चर्चे में भी रहा है, क्योंकि ये इस पे पिक में था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टाइम पे पिक में होने के कारण। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किस से संबंधित है? तो नकुल स्वास्थ्य पात्र हमारा आंसर हो जाएगा
डेयरी क्षेत्र से, नकुल जो है, नकुल स्वास्थ्य पात्र जो है डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। और भारत सरकार द्वारा बजट एक्सप्लेनेशन देखिए तो बजट सत्र 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पत्र डेयरी क्षेत्र में संबंधित है। देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की गई। पशुधन संजीवनी अंतर्गत पशु यूआईडी द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डाटा बेस भी बनाया जाता है। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत देसी नस्लों की संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 2014 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत 2016 में 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना भी की गई है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है गायों के और जो जो भी पशु हैं उनके कान पर पीले पीले रंग का एक टैग लगा होता है। वो टैग जो होता है इसी पशुधन योजना के तहत शुरू किया गया था और इसी में काउंटिंग हो रही है, क्योंकि भारत जो है एक कृषि और पशुपालन प्रधान देश है। भारत अभी जो है दुग्ध उत्पादन में सेकेंड रैंक पे, वर्ल्ड में सेकेंड रैंक का वो अपना दर्जा रखता है, दूसरे नंबर का दर्जा रखता है। अभी जल्द ही वो मुझे लगता है फर्स्ट रैंक पर भी आ जाएगा, न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए। तो ये जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये उसी समय शुरू किया गया था। इसलिए जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन के आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहीं आते हैं, बहुत डीप के क्वेश्चन नहीं आते, वहीं आते हैं जो करंट अफेयर के उस समय चर्चे में रहते हैं बहुत। ठीक है, तो उसको हम करंट अफेयर के टाइम में भी देख लेंगे और जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तब भी देख लेंगे। बस आशा करती हूँ कि आप इस चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि जो है इस वाले सेक्शन में जो जीएस का सेक्शन है 30 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत डाइवर्सिटी होती है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में डाइवर्सिटी होने के कारण, सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी होने के कारण ये एक बार में इसको कंक्लूड कर पाना बहुत संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और आप जो है इससे जुड़े रहिए, फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। 25-30 दिन में आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि हाँ क्या है, इस पे क्या मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य जो है वो आप मुझे बताएंगे। अभी तो हमारा ये पश्चिम बंगाल है सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। पश्चिम बंगाल जो है सेकंड नंबर पे है, बिहार हमारा फर्स्ट नंबर पे है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन आया, तो इसी तरह से मैं इस तरह के क्लू निकाल करके क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं आपको इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ। तो ये अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बस सुन सुन के भी पता चल जाएगा कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है और किस किस टॉपिक से आ सकता है। चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार राज्य है। 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर तथा दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028 को प्राप्त हुआ। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 तथा मिजोरम 52 है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। देखिए एक तो क्वेश्चन है दूसरा योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है और दूसरा जो है डेटा से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हो सके तो आप नोट भी कर लीजिए कि पहला जनसंख्या पढ़ना है, दूसरा प्रमुख योजनाएं पढ़नी है। हालांकि हम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे आपको वीडियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो किसान क्रेडिट योजना जो है 1998 में शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ वर्ष 1998 में किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज प्रदान किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसान क्रेडिट योजना के तहत 1998 में शुरू की गई, जिसमें सस्ती दरों पर जो है ब्याज पर कर्ज दिया जाता था किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत केसीसी धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी प्रदान किया जाता था। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु तक के किसान को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी प्रदान किया जाता था। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोग के ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आंसर नहीं है, और
ये हम इसका सीधे अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, मतलब ये रिजेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में दिए गए विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर की है। अब मुझे बताएंगे कि श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर और गाजियाबाद, इसमें क्या आपका क्या आपका मत चाहता है? क्योंकि आयोग ने तो इस पे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। हालांकि सर्वाधिक जनगणना जो है वो साक्षरता दर महिलाओं का वो कानपुर में है। बाकी आयोग ने क्यों डिलीट किया था आयोग जाने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग की आकलन, जनसंख्या फिर आ गया। जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या जो होगी 135 करोड़। आप सब जानते होंगे कि 130 करोड़ पे जनसंख्या का वो हुआ था, लगभग में 130 करोड़ के आसपास जो है जनगणना का कुल रिजल्ट आया था, तब था फाइनल। और उसके बाद ये आशा व्यक्त की गई थी कि 2018-20 तक पहुँचते पहुँचते भारत की जनसंख्या जो होगी 135 करोड़ को पार कर जाएगी। तो लगभग डेटा जो है 135 करोड़ के हैं, क्योंकि 134 करोड़ तो ऐसे भी नहीं है, पहले से आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। तो इसको जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या 135.4 करोड़ थी। 2022 तक ये जनसंख्या 1.41 अरब हो गई। यानी कितने करोड़? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयकर विभाग का। ये अब वो है सेक्शन है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है। सीबीडीटी जो है आय कर के साथ जुड़ा रहता है। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। सीबीडीटी एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत है। भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामले जैसे कर संग्रह इसे सौंप दिए गए हैं। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का हिस्सा है। चूंकि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अतः इस प्रश्न का विकल्प सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है और सारे एग्जाम्स में आता है कि घाटा जो होता है, बजट जो होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार हर एग्जाम में पूछता है। इसीलिए आपको इसको याद कर जाना है, घोल के पी जाना है। इसका आंसर होगा जो है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? जब आय से ज़्यादा व्यय हो जाए, जब आय से मौजूदा खर्च जो होगा आय से जब सरकार की जो वर्तमान आय है अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम हो जाए, आय जो होगी कम हो रही है और जो खर्च है, व्यय जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसे राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। ये राजकोषीय घाटा जो होता है ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यदि सरकार की ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्ति राजस्व व पूंजी प्राप्ति कुल व्यय राजस्व व पूंजी व्यय का तुलनात्मक संतुलन नकारात्मक हो तो यह राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। अर्थात सरकार अपने आय से अधिक व्यय करती है। ठीक, राजस्व अभी मुझे बताएंगे कि भारत में राजकोषीय घाटा कितने बार हुआ है, कमेंट में जा करके। और राजकोषीय घाटे का क्या क्या सेक्शन पे प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटा जो होता है, राजस्व घाटा क्या कहते हैं? सरकारी बजट के राजस्व घाटे का कुल व्यय, सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे को मात्र राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है बजट घाटा। बजट घाटा किसे कहते हैं? तो सरकारी बजट का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो वह बजट घाटा कहलाता है। कुल आय कितना हुआ और कितना व्यय हुआ, वो जो होगा
तो बजट घाटा कहलाएगा, वो बजट के सेक्शन में। अगर सरकारी बजट के राजस्व से जो सेक्शन आ जाएंगे, राजस्व जुड़ जाएगा, राजस्व के खाते से कुल जितना टैक्स आ रहा है उससे ज़्यादा व्यय हो रहा है, तो वो राजस्व घाटा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं। आंसर होगा क्या? आंसर होगा नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। हमारा आंसर नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, बी ऑप्शन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, तो इस प्रकार के आंकड़े नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा विश्लेषित किए जा सकते हैं। ध्यातव्य है कि नॉन पैरामीट्रिक जनसंख्या सांख्यिकी में जनसंख्या जिससे कि प्रतिदर्श लिया जाता है यानी सैंपलिंग की जाती है के द्वारा कोई विशेष शर्त नहीं रखी जाती, अतः इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? भारत के ग्रामीण बहिर्प्रवास, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। ठीक है, प्रवास जो है इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जनसंख्या से क्वेश्चन आया है, प्रमुख योजनाओं से क्वेश्चन आया है, बजट घाटा से या बजट से क्वेश्चन आया हुआ है, और प्रवास से क्वेश्चन आया। ये बहुत ही मतलब कहें तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, बहुत चर्चे में रहने वाले टॉपिक होते हैं जिनसे आता है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चन का। भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारक बेरोजगारी है। भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह काम चलता है तथा शेष महीने खेती में लगे व्यक्ति को बेकार बैठना पड़ता है, जबकि गांव में बड़े उद्योग धंधे कारखाने आदि का अभाव होता है, जिससे गांव के लोग कार्य की तलाश में शहरी क्षेत्रों के तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में लिंग भेद अनुपात। देखिए फिर जनसंख्या से क्वेश्चन आया, लिंग भेद अनुपात है कितना है? आप सब जानते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है भारत के पुरुषों की संख्या से कम है, तो हमारा जो होगा पुरुष इज मोर देन महिला, यानी मेल इज मोर देन फीमेल। तो ऑप्शन ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, अर्थात लिंग भेद का अनुपात 1000/943, यानी पुरुष इज लेस मोर देन महिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष, फिर योजना से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर मार्च 1950 में किया गया था। इसका गठन एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही काम करती है, सांविधिक निकाय नहीं है, के रूप में कार्य किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, किंतु वर्तमान में इस निकाय को समाप्त कर दिया गया। जनवरी 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के अनुसार थिंक टैंक के रूप में काम करती है, सेवाएं प्रदान करती है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। इसके भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केलकर कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट क्या बहुत चर्चे में भी रहने वाली ये है, तो इसलिए इस पर जो है क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा जो है क्वेश्चन है, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? केलकर कमेटी जो है वित्त विभाग से संबंधित था, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केलकर कमेटी वित्त विभाग से संबंधित है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह को दिसंबर 2002 में सौंपी थी। वित्त मंत्री के अनुसार उनकी इन सिफारिशों को लागू करने से मध्यम वर्ग में जहां पर राहत मिलेगी, वहीं देश से कर जीडीपी अनुपात में वृद्धि हो सकेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा आय की खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा।
फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं आयोग वाले। तो इसी के हिसाब से हमें पढ़ना भी है, और इस चैनल पे जुड़े रहिए, भरोसा करिए कि इतने से ही आपका जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 30 में से कम 25 क्वेश्चन आप सही करेंगे। ठीक, तो इसका क्वेश्चन है, हमारा एक्सप्लेनेशन है, जब सरकार का वर्तमान आय अपने मौजूद खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियां या आय। बजट घाटा जो है कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय की अधिकता को बजट घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा कुल व्यय कुल प्राप्तियां माइनस कुल प्राप्तियां होती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा देख लीजिए, इन चारों में से ही एक क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है राजस्व घाटा, दूसरा होता है बजट घाटा, तीसरा होता है राजकोषीय घाटा, चौ चौथा होता है राजकोषीय घाटा, और प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो इसको देख करके आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सप्लेन करके याद करके दिमाग में इसको रखे रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम हाँ प्रारंभ की गई थी। कहाँ प्रारंभ की गई थी? गारंटीड योजना 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी, यानी महाराष्ट्र हमारा ऑप्शन सी जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं कर लगा सकती हैं, कर नहीं लगा सकती हैं। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं, राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर लगा सकते हैं। स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं वो कर लगा सकती हैं। एक्सप्लेनेशन है, स्थानीय सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से निम्न प्रकार के कर आरोपित कर सकती हैं, जैसे चुंगी कर, मनोरंजन कर, जल कर, स्वच्छता कर आदि। ठीक है, अभी एक कर जो है दिल्ली में चर्चे में रहा 2 साल से, उसको आप बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा टैक्स था, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में रहा है बहुत चर्चे में तो उसको पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वो जो है कौन सा कर जो है लगा सकती है। आपको ये पता होगा कि जीएसटी जब से आया वो एकमात्र सेंट्रल कर टैक्स हो गया है। इसके अलावा कौन कौन से टैक्स हैं जो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, उसको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेट अस्तित्व में कब आया? गेट गेट GAT, तो गेट अस्तित्व में कब आया? ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1948 को। गेट GATT व्यापार अवरोध को दूर करने से जुड़ा एक वैश्विक समझौता है। यह 30 अक्टूबर 1947 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 1 जनवरी 1948 को यह अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, WTO, WTO कब जो है अस्तित्व में आया था? तो हमारा आंसर जाएगा 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। जैसा कि हमने अपने सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है कि विश्व की प्रमुख संस्थाएं, उसका जो है मुख्यालय और उसके जो अध्यक्ष हैं उनको देखना होगा आपको, इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गैट जो 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया, वहीं उरुग्वे दौर की वार्ता 1986 से 1994 के पश्चात मराकेश समझौते के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है रसोई घर LPG से संबंधित है। ठीक, उज्ज्वला योजना उस समय चर्चे में भी बहुत थी, जिसको आपने देखा कि 2 क्वेश्चन पीछे भी आ चुके थे, यूपी हायर में आ चुके थे। अब आप नहीं कह सकते कि आयोग के क्वेश्चन एक दूसरे पर कोलैप्स नहीं करते हैं। सारे आयोग के क्वेश्चन एक दूसरे पर कोलैप्स करते हैं और उनको आना ही आना है, इसलिए सारे आयोग के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे बहुत आसानी से आपका जो है एग्जाम का GS टैकल हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, उज्ज्वला योजना भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को 15 मिलियन रसोई गैस LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हो सकता है कि इस बार यही पूछ ले, केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। कौन सा मंत्रालय है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी के अनुपात का मानक क्या होता है? SSA। तो हमारा आंसर हो जाएगा 85 और 15 का अनुपात रहता है। 100 में से 85 जो होता है केंद्र सरकार का होता है और 15 जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एसएससी सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम वर्ष 2000 से 2001 में से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी नौवीं योजना अवधि के दौरान 85 और 15 नौवीं वित्तीय योजना, आपको याद रखना चाहिए कि नौवीं योजना की अवधि के दौरान 85 और 15, 10वीं योजना के दौरान 75-25 तथा उसके बाद 50-50 की। आपको पता होगा कि धीरे धीरे स्टेट की भागीदारी जो है बढ़ाई गई इसमें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राष्ट्र वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई? NEGP आरंभ की गई थी, वो हमारा आंसर हो जाएगा 2006 में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो देखिए आपके 6 या 7 या 8 क्लास में जो है ये इकोनॉमिक्स के क्लास किताब में भी है आपके यूपी बोर्ड के 2006 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर उनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, तो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हमारा आंसर जाएगा ADBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक अभियान की मूल भावना यह है कि 14 से 18 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाई जाए। योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना, तो कराकर 5 वर्षों के भीतर कक्षा के 9th 10th के सकल नामांकन दर GER 2005-6 से 6 में 52.26% से बढ़ाकर 75% करना है। ठीक है, ये टारगेट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के साक्षरता दर पे क्वेश्चन आया है। राजस्थान का साक्षरता दर है वर्ष 2011 के अनुसार 66.11 और इसमें पुरुष साक्षरता दर है 79.2% और महिला साक्षरता दर है 52.1%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो ये हमारा जनगणना सर्वेक्षण 15वां था। ये जो है 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था, ये भी आपको पता होगा। इसमें स्वतंत्र भारत में 7वां जनगणना कहा जाएगा, 21वीं सदी का दूसरा जनगणना कहा जाएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसका जो लोगो था या शीर्षक था वो हमारा जनगणना हमारा भविष्य नाम से था। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित नगरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो 1 नंबर पे मुंबई हो जाएगा, 2 नंबर पे कोलकाता हो जाएगा, 3 नंबर पे चेन्नई हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3-1-2 यानी B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कितना किसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है चंद्रशेखर, ये सही नहीं है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान UPGDC, देखिए मैंने पॉइंट आउट किया है सिलेबस में कि प्रमुख संस्थान, मुख्यालय, उसके अध्यक्ष। देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है, स्थान जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ये GDC का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना होगा। हमारा आंसर जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांव के 12 मासी सड़कों को जोड़ना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में
तेजी लाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। सब कोई जानते हैं, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है, नहीं सॉरी, ये यूपी हायर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2019 में, और ये हरियाणा में हरियाणा हमारा ऑप्शन सही हुआ। जीडीसी 2013 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आपको इस वीडियो को 2-3 बार चला के देख लेने से आपका माइंड मेकअप हो जाएगा और आपको दोबारा से कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिंगानुपात का तात्पर्य है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 1000 पर 879 में है, जबकि सर्वाधिक केरल में है 1000 पे 1084। निम्नलिखित क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। भारत का विकास दर सर्वाधिक कब हुआ था, कौन सा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है पंचवर्षीय योजना होता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और हाँ, सारी योजनाओं को एक बार आपको डिटेल में जाकर के देखना होगा। योजनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, योजना आयोग से संबंधित आ रहा है, तो इसलिए आपको ये भी देखना होगा। यूपीजीडीसी 2013 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मैंने कहा था योजना से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो योजना को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। और इसमें जो है योजना को लागू कब किया गया था, तो इस योजना को लागू किया गया था, हमारा आंसर हो जाएगा 1999। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्व में चल रही निम्नलिखित 6 योजनाओं का विलय किया गया था। कौन कौन सी योजना, समन्वित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम DWCRA। नेक्स्ट है ग्रामीण दस्तकारों के उन्नत औजारों की कीट की आपूर्ति का कार्यक्रम SITRA, ठीक है, सितारा। नेक्स्ट है गंगा कल्याण योजना GKY। नेक्स्ट है 10 लाख कुआं योजना MWS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर जो होगा इसमें सही विकल्प कोई नहीं है। यूपीजीडीसी का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कि ये जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है राज्यों के लिस्ट दिए गए हैं, कौन सा, तो आप सब जानते होंगे बिहार 1 नंबर पे है। अभी ये जो है पूछा भी गया हुआ है, पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिम बंगाल है। तीसरे नंबर पे केरल है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप पैटर्न समझ चुके होंगे इतने सारे वीडियो जो पिछले से देख रहे होंगे, तो ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। और कृषि उद्योग व व्यापार, धन मुद्रा बैंक एवं पूंजी बाजार, ये जो है इसका सारा क्वेश्चन करवा करके इकोनॉमिक्स की PYQ को ख़त्म करेंगे। और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जुड़े रहिए, ठीक। धन्यवाद।